वेलकम बैक टू आर एस फॉर फ्री चैनल। कल हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान के फिजियोग्राफिक रीजन्स की, जिसमें हम लोगों ने कल कवर किया था अरावली का मध्यवर्ती जो हमारे राजस्थान का इलाका है उसके हमने कवर किया था। आज हम लोग बात करेंगे बाकी बचे हुए दो रीजन्स की, जिसके अंदर हमारे ईस्टर्न प्लेन्स आती हैं। ये पूरी ईस्टर्न प्लेन्स कहलाती हैं और यह हमारे दक्षिण पूर्व का पठारी क्षेत्र है। मैं कहूँ साउथ ईस्ट का जो हमारा प्लेट्यू रीजन है, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो आज हमें जो हमारा इंटरेस्ट रहेगा वो इन दो रीजन्स के अंदर रहने वाला है, इसमें और इसमें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। इसको मैंने नाम दिया था, इस वाले रीजन को, ईस्टर्न प्लेन्स। ठीक है, तो अभी पहले मैं ईस्टर्न प्लेन्स की बात करूंगा, उसके बाद मैं साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन की मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं हम लोग ईस्टर्न प्लेन्स से। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक क्षेत्र जो है ये प्लेन्स हैं, और प्लेन्स इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक अपवाह तंत्र है, जिसमें बनास भी है, माही भी है, बाणगंगा, करौली जो नदियाँ हैं, गंभीर नदी जो है करौली से बहती है वो भी है, यहाँ पे चंबल नदी भी है। तो इस वजह से ये जो क्षेत्र है, इसमें काफ़ी ज़्यादा नदियों के बहने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉइल का डिपोजिशन हुआ है, जिसे हम एलुवियम का डिपोजिशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो ये जो एलुवियम के डिपोजिशन की वजह से जो क्षेत्र निर्मित हुआ है वही क्या कहलाता है, ईस्टर्न प्लेन्स। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख लें, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में नदियों से निर्मित क्षेत्र, द रीजन formed by the deposition of alluvium brought by the rivers in the eastern part of the Aravalli ranges। ठीक है, तो अगर इसके बारे में मैं एक छोटी सी डेफिनेशन दूं तो वो ये होगी। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, इस रीजन को तीन अलग अलग डिविजन्स किए गए हैं। इस रीजन के ईस्टर्न प्लेन्स की मैं बात कर रहा हूं, ईस्टर्न प्लेन्स के तीन डिवीजन किए गए हैं बेस्ड ऑन द रिवर्स। किन नदियों की वजह से ये ईस्टर्न प्लेन्स फॉर्म हुई हैं, उन नदियों की नाम के ऊपर ही इनके तीन डिवीजन किए गए हैं। तो मैं उन तीन डिविजन्स की बात कर लेता हूँ। ठीक है, पहला डिवीजन तो है यहाँ तक, सेकंड डिवीजन है यहाँ तक, और थर्ड डिवीजन है ऊपर वाला। ठीक है, मैंने नीचे से डिवीजन किया है, आप चाहे ऊपर से कर ले, एक ही बात है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको 1 दिया है, इसको मैंने 2 दिया है, इसको मैंने 3 दिया है। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे आपको 4 डिवीजन मिल जाएंगे, लेकिन मैं जानबूझ के 3 डिवीजन ही कर रहा हूँ। उसका कारण है, थोड़े समय बाद आपको पता लगेगा। ठीक है, मैंने 3 ही डिवीजन किए हैं। पहला मैंने सबसे नीचे किया है, दूसरा मैंने बीच में किया है, तीसरा मैंने सबसे ऊपर किया है। ठीक है, पहला जो मैंने किया है, और मैंने आपको बताया कि जो ये ईस्टर्न प्लेन्स के डिवीजन हैं, दरअसल ये उन नदियों के नाम के ऊपर किए गए हैं जो नदियां यहाँ से बहती हैं, जिनकी वजह से ये फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो पहला रीजन यहाँ से, अगर आपको थोड़ी बहुत पहले से अगर आपको जानकारी हो इस ज्योग्राफी के बारे में, राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दरअसल यहाँ से देखिए एक रिवर बहती है जिसका नाम है माही। उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, वो इस डायरेक्शन से आती है और इस डायरेक्शन से निकल जाती है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन से आने की वजह से यहाँ का जो टोटल एरिया है वो इसी के नाम के ऊपर पड़ा है, और इसका नाम हमने दिया है मिड माही बेसिन। मिड माही बेसिन, माही बेसिन भी बोल देंगे आप तो भी चल जाएगा। ठीक है, मिड माही बेसिन अगर नहीं लिखना चाहते, माही बेसिन भी बोल देंगे तो भी अंडरस्टूड बात है, उसकी वजह से आपके कोई नंबर नहीं कटने वाले। ठीक है, हिंदी के अंदर भी हम इसे माही बेसिन ही बोलने वाले हैं। ठीक है, माही और माही की जो कहूंगा मैं सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी वजह से जो प्लेन फॉर्मेशन हुआ है उसको हमने नाम दिया है मिड माही बेसिन। ठीक है, ये दरअसल माही नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर मैं यहाँ पे इस रीजन के अंदर बात करूँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर होती हैं, तो आप ये याद रख लें, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स तकरीबन हर जगह आप लोग एक साथ ही पढ़ने वाले हैं। बीडीपी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। ठीक है, बांसवाड़ा ये है, डूंगरपुर ये वाला है, प्रतापगढ़ ये वाला है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बनाया है, लेकिन आप लोग मैप अगर आपके पास डेफिनेटली मेरे ख्याल से होना चाहिए अब तो, उसमें आप इजीली देख पाएंगे। बांसवाड़ा सबसे नीचे है, डूंगरपुर लेफ्ट साइड पे है, प्रतापगढ़ राइट साइड पे। ठीक है, बीडीपी हमेशा साथ चलेगा। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स इस मिड माही बेसिन में कवर होती हैं। अगर मैं यहाँ पे सॉइल की बात करूँ, सॉइल किस प्रकार की पाई जाती है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ
एलुवियल सॉइल तो मिलेगी, क्योंकि एलुवियल सॉइल बनती किस वजह से है, जो सिल्ट रिवर्स बहा के लाती हैं अपने साथ, ठीक है, छोटे छोटे कण बहा के लाती हैं नदियां अपने साथ, उनके डिपोजिशन की वजह से एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो एलुवियल सॉइल तो मिलने वाली है, लेकिन एलुवियल सॉइल के भी काफी सारे सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। दरअसल ये जो रीजन है यहाँ पे पहाड़ियां भी काफी सारी हैं, उन पहाड़ियों की वजह से जब नदियों ने उन पहाड़ियों को काटा तो वो अपने साथ वहां पे दरअसल जो पहाड़ियां थी वो रेड थी। रेड का मतलब ये उनके अंदर ज्यादा आयरन कंटेंट था, ठीक है। तो आयरन कंटेंट होने की वजह से यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल फॉर्म हुई उसका नाम था रेड एलुवियल सॉइल। ध्यान रखिएगा, एलुवियल कौन सी, रेड एलुवियल सॉइल। और रेड एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा फेवर करती है मेज, मक्के की खेती को बहुत ज्यादा फेवर करती है। लाल जलोड़ मिट्टी कहा जाता है इसे हिंदी के अंदर, और इस मिट्टी में जो बहुत आयात में जो फसल उगाई जा सकती है आसानी से वो है मक्के की फसल। आप लोगों को पता भी होगा, जिन लोगों को नहीं पता वो परेशान ना हो, मैं बता देता हूँ। ये जो रीजन है ज्यादातर यहाँ पे ट्राइबल बेल्ट कहलाती है। ये ट्राइबल बेल्ट मतलब जहाँ पे सो कॉल्ड जनजातियां निवास करती हैं। और आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आप लोगों को ये पता होगा कि उन लोगों की जो मुख्य खुराक है वो है मक्का। मक्का वजह ही यही है क्योंकि यहाँ पर रेड एलुवियल सॉइल पाई जाती है और वो इजीली किसको सपोर्ट करती है, मेज को या मक्के को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस रीजन की जो स्लोप है, स्लोप मतलब आप समझते हैं ढलान जो है, ढलान काफी ज्यादा अनसर्टन है। क्योंकि देखिए आप नदी को देख सकते हैं, नदी कभी इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर को नीचे से निकल जा रही है। अगर कोई एक मुझे पर्टिकुलर जनरल स्लोप मिलती तो शायद हो सकता है नदी इसी डायरेक्शन में धीरे धीरे बहते हुए निकल जाती या इस डायरेक्शन में बहते हुए निकल जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर उबड़ खाबड़ सा है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ की अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप के बारे में मैं कहूंगा, ढलान के बारे में मैं कहूंगा अनसर्टन। अनसर्टन मतलब अनिश्चित, ठीक है। इस बात का जरा ध्यान रखिए, इस रीजन की स्लोप कैसी है, अनिश्चित सी है, जिसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। जनरलाइज हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक। तो ये मैंने बात की मिड माही बेसिन की जो है यहां पर, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं पॉइंट नंबर 2 की, ठीक। दरअसल इस रीजन से जो मुख्य नदी बहती है, जिस मुख्य नदी का प्रवाह है, या मैं कहूँ जो मेजर रिवर यहाँ से फ्लो करती है, उसका नाम है बनास, ठीक है। बनास कुछ इस तरीके से बहती हुई निकलती है यहाँ से, ठीक है। वो आगे जाके फिर चंबल में मिल जाती है, सवाई माधोपुर में। तो बनास के निकलने का तरीका कुछ है ये, इस तरीके से यहाँ से वो कहीं से आती है, राजसमंद से, राजसमंद से होते हुए आती है, वो इस तरीके से निकल जाती है, ठीक है। तो इस रिवर का फ्लो है ये इस डायरेक्शन का, और इस डायरेक्शन के होने की वजह से यहाँ इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सब इसके अंदर पानी लाके छोड़ती हैं। तो ये पूरा एरिया है, ऊपर और नीचे का पूरा एरिया जो कहलाता है वो इसका ही बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है, बेसिन। बेसिन मैंने आपको पहले ही बताया था, वो सारा एरिया होगा जहां से पानी इकट्ठा होकर किसी नदी के अंदर गिरता है। अगर आप केवल नदी का एरिया देखेंगे, नदी तो देखिए इतनी पतली सी है, वो केवल इतना सा एरिया लेती है अपने अंदर, लेकिन हम पूरा का पूरा एरिया इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो अपना पानी लाके उसके अंदर खाली करती हैं, ठीक है। इस वजह से पूरे कैचमेंट एरिया को दरअसल बेसिन कहा जाता है। कैचमेंट एरिया मतलब जहाँ पे पानी गिरता है और पानी इकट्ठा होकर वापस नदी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बनास बेसिन। इस नदी के नाम पे ही इस बेसिन का नाम पड़ा है, ठीक है, बनास बेसिन। बनास बेसिन राजस्थान का सबसे बड़ा बेसिन है। किसी नदी के द्वारा पानी इकट्ठा किया जाना, किसी एक एरिया से सबसे लार्जेस्ट एरिया के अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है बनास के द्वारा। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे बड़ा है बनास बेसिन, ठीक है। इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर होती हैं, मैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको बता देता हूँ। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर, ठीक है। अंशतः पार्शियली कहूंगा
राजसमंद और चित्तौड़ भी ये रीजन कवर करता है, ठीक है। बनास बेसिन अंशतः राजसमंद और चित्तौड़ को भी कवर करता है। चित्तौड़गढ़ पूरा लिखा जाता है, मैं शॉर्ट फॉर्म चित्तौड़ ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर सब यही लाया करते हैं। अगर आप लोग मैप को देखेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। अजमेर यहाँ पर है, भीलवाड़ा यहाँ पर है, टोंक यहाँ पर है, सवाई माधोपुर यहाँ पर है, ठीक है। और अंशतः राजसमंद, राजसमंद यहाँ पर है, चित्तौड़ यहाँ पर है, ठीक है। तो सारे का सारा रीजन इसके अंतर्गत आता है, बनास बेसिन के अंतर्गत। कुछ किताबों के अंदर इस बेसिन को, या मैं कहूँ एक अलग से बेसिन बताया गया है, चंबल बेसिन। लेकिन देखिए चंबल बेसिन में जानबूझ के यहाँ पे नहीं लिखने वाला, क्योंकि चंबल का जो दरअसल फ्लो है वो इस रीजन के अंदर आता है। किस रीजन में, जो हम यहाँ चौथे नंबर का पढ़ने वाले हैं, ये वाला रीजन, इसको मैं दक्षिण पूर्व का पठारी एरिया कहता हूँ। ये दरअसल पूरी तरीके से प्लेन नहीं है, पठारी इलाका है, और पठारी इलाके के अंदर से ही हमारी चंबल नदी बहती है। तो मैं जानबूझ के चंबल बेसिन को यहीं कवर करूंगा, यहाँ मैं कवर नहीं करने वाला, ठीक है। तो कुछ किताबों के अंदर बनास बेसिन के काफी सारे जो इलाके हैं ये दरअसल आपको चंबल बेसिन में लिखे हुए मिल जाएंगे, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो बुक्स के अंदर, ठीक है। मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ वो चीज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को ईजी किया जाए, बहुत ज़्यादा उलझाया ना जाए, क्योंकि आप चंबल यहाँ भी पढ़ने वाले हैं, फिर इस प्लेन रीजन के अंदर आप पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है। इस वजह से मैं जानबूझ के चंबल को यहाँ से अलग रख रहा हूँ। हो सकता है किताबों के अंदर बनास बेसिन को ही चंबल बेसिन करके लिखा हुआ हो, उससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप अगर मैप को बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, आप मैप को अगर पढ़ना जानते हैं अच्छी तरीके से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप इस मैप को अपने दिमाग में बिठाइए, ठीक है। आप इजीली डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मुझे सॉइल मिलती है, मैं आपको बता चुका हूँ एलुवियल सॉइल तो होगी, ठीक है। लेकिन ये एलुवियल सॉइल किस प्रकार की है, यहाँ पे ब्राउन एलुवियल, भूरी जलोढ़ मिट्टी, ब्राउन एलुवियल सॉइल, भूरी जलोढ़ मिट्टी। और ये जो मिट्टी है ये किस क्रॉप के लिए फायदेमंद है, तो वह है ज्वार और उड़द के लिए। उड़द दाल होती है, ये कोर्स ग्रेन है, कोर्स ग्रेन, ठीक है, मोटा अनाज कहलाता है कोर्स ग्रेन। ज्वार और उड़द के लिए लाभप्रद है ये इलाका, ठीक है। यहाँ की अगर मैं स्लोप की बात करूं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक सर्टन फ्लो है, सर्टन मतलब एक निश्चित सा फ्लो नजर आ रहा है नदी का। तो उस नदी के फ्लो के ऊपर ही आप डायरेक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग खुद से लिखें, क्योंकि ये इजी है डायरेक्शन लिख पाना आप लोगों के लिए, इतना कोई टफ नहीं होगा। बट फिर भी चलिए मैं लिख देता हूँ। ये इलाका कहलाएगा मेरा पश्चिम। पश्चिम से किस साइड जा रही है नदी मेरी, पूर्व की ओर, या मैं कहूँ थोड़ा सा उत्तर पूर्व की ओर। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो है पश्चिम से पूर्व या उत्तर पूर्व, दोनों ही लिखा मिल जाता है किताबों में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेस्टर्न डायरेक्शन से किस साइड जा रही है, ईस्ट में जा रही है या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों ही लिखे हुए मिल जाते हैं किताबों के अंदर, कोई बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा आपको एग्जाम में, ठीक है, इसलिए परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक। अगली बात करते हैं, हम इस तीसरे रीजन की बात करते हैं। इस तीसरे रीजन का नामकरण किया गया है बाणगंगा करौली बेसिन। तीसरे रीजन का नामकरण किया गया है बाणगंगा करौली बेसिन। आप लोग सोच रहे होंगे बाणगंगा तो चलिए ठीक है, एक रिवर का नाम है, लेकिन करौली यहाँ पे क्या कर रहा है। आपका सोचना बिल्कुल जायज है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था बेसिन के जो नामकरण किए जाते हैं जनरली वो नदियों के नाम के ऊपर किए जाते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। कुछ किताबों के अंदर करौली के स्थान पर आपको गंभीर लिखा हुआ मिल जाए, क्योंकि गंभीर यहाँ से बहने वाली एक नदी है, ठीक है।
बाणगंगा और गंभीर नदियों की वजह से जो बेसिन बना है, दरअसल मैं उस बेसिन की बात कर रहा हूँ। दोनों ही नदियां आगे जाके यमुना के अंदर मिल जाती हैं। बाणगंगा निकलती है जयपुर से, वो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, और करौली से निकलने वाली गंभीर नदी इस तरीके से बाहर निकल जाती है राजस्थान के। तो उनकी वजह से जो हमारे पास यहाँ पे एरिया, ये जो बेसिन बन रहा है, इसका नामकरण किया गया है बाणगंगा करौली बेसिन। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं तो मैं उनके नाम बता दूं आपको। जयपुर, दौसा, भरतपुर, भरतपुर का एक स्पेशल केस है, मैं उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करूंगा। भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर। करौली और अलवर, ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स यहीं पे लाई करती हैं। अगर आप लोग इनको मैप के अंदर देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इजीली वो चीज़ें आप समझ पाओगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, जयपुर यहाँ आ गया, दौसा यहाँ पे आ गया, भरतपुर यहाँ पे आता है। ठीक है, भरतपुर यहाँ पे आता है, धौलपुर यहाँ पे आता है, करौली यहाँ पे आता है, अलवर यहाँ पे आता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप टू स्केल मैं मैप नहीं बना पाया हूँ, बट फिर भी मेरे ख्याल से समझने के लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर होती हैं। मैंने एक बात की आपसे भरतपुर के बारे में। भरतपुर को मैंने एक स्पेशल केस माना है। देखिए, कुछ किताबों के अंदर इसको, भरतपुर को बाणगंगा करौली का हिस्सा ना मानते हुए कुछ किताबों के अंदर से डायरेक्टली यमुना बेसिन का हिस्सा माना गया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपके बुक के अंदर आ जाए, एग्जाम के अंदर आ जाए कि राजस्थान का कौन सा इलाका या कौन सा जिला डायरेक्टली यमुना गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा उसको हम नाम दे देंगे किसका, भरतपुर का। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, भरतपुर ही वह जिला है जो सीधा गंगा और यमुना बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दरअसल क्या है, भरतपुर जो है वो मथुरा के बिल्कुल पास है। मथुरा से तकरीबन 40 किलोमीटर्स का उसका डिस्टेंस है। मथुरा से, मथुरा के अंदर से यमुना बहती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भरतपुर और मथुरा के बीच में मात्र 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यमुना के वहां से बहने की वजह से भरतपुर को किसके अंतर्गत मान लिया जाता है, यमुना बेसिन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो मुझे सॉइल मिलती है वो प्रॉपर सॉइल कौन सी मिलती है, एलुवियल सॉइल। प्रॉपर हम उसको नाम दे रखा है हमने एलुवियल सॉइल, जो आप जनरली पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, और ये एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है सभी एलुवियल सॉइल्स के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो बहुतायत में उगता है वो है वीट और मस्टर्ड। इसके अंदर जो आसानी से उगती हैं वो हैं वीट और मस्टर्ड। ठीक है, जब हम लोग क्रॉप्स वगैरह की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कौन सा सर्दियों में उगता है, कौन सा बरसात में उगता है, वो सारी बातें तब की जाएंगी। लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत तो फिर भी पता होना चाहिए इनके बारे में, कौन सी जी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और नहीं पता तो आप गूगल कर लें, इजीली मिल जाएगा। ठीक है, गेहूं और सरसों रबी की है या खरीफ की है, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, अभी नहीं बताने वाला, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो आप देख सकते हैं बनास की तरह ही यहाँ की भी तकरीबन वैसी ही स्लोप है। तो मैं यहाँ पे भी स्लोप की बात करूंगा तो वही सेम स्लोप आने वाली है जो कि आप खुद लिखने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्लोप नहीं लिखवाने वाला। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कि क्या यहाँ पे स्लोप आने वाली है। ठीक है, आगे मैं बात करूं अगर, कि यहाँ पे ये जो मैंने 3 एरियाज जो आपको कवर किए हैं यहाँ पे प्लेन्स के, इनके अंदर मुझे कौन कौन सी शब्दावली नजर आती है। जैसे मैंने अब आपको पिछले जो अरावलीज पढ़ाया था, अरावलीज के अंदर मैंने कुछ ग्लॉसरी आपसे टर्म्स बात की थी ग्लॉसरी के बारे में, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ ग्लॉसरी मिलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ईस्टर्न प्लेन्स की ग्लॉसरी के बारे में। ठीक है, शब्दावली या ग्लॉसरी।
शब्दावली या ग्लॉसरी। देखिए ध्यान से जरा, पहला यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूं वो मैंने लिखा है वागड़। वागड़, मैंने बागड़ नहीं लिखा अभी, ठीक है, मैंने बोला व्यागड़ वागड़, या इसे मैं बोलता हूं व्याघ्रवाट। व्याघ्रवाट, शेर को व्याघ्र बोलते हैं। शेर, नॉर्मली लोग तेंदुए को भी शेर बोल देते हैं, तो तेंदुए को भी आप व्याघ्र बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो वागड़ या व्याघ्रवाट ये कौन सा इलाका है? संपूर्ण डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बहुत ध्यान से लिखिएगा, पूरा का पूरा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, पूरा का पूरा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। में शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशंस का ही यूज कर रहा हूं, आप खुद अपना दिमाग लगाइए और पूरा उसको कंप्लीट कीजिए। आप लोग केवल बीडी लिख के मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है, आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी कौन सी बीडी की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर पूरा का पूरा क्या कहलाता है? वागड़ या व्याघ्रवाट, ठीक है। वागड़ जो नाम है दरअसल एक हिस्टोरिकल नाम है इस जगह का, ठीक है, जो हिस्ट्री के अंदर नाम यूज किया जाता था इस जगह के लिए, इन दोनों को कंबाइन करके वो वागड़ यूज किया जाता था, ठीक है। लेकिन कालांतर में, क्योंकि यहाँ पे एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है बागड़, साइड में लिखता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, बागड़ी भाषा बोली जाती है दरअसल यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से इस जगह को बागड़ भी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बागड़। तो ध्यान रखिएगा, बहुत वापस से मैं कह रहा हूं आपको, वैसे वागड़ बोलते हैं इसे, लेकिन इसका नाम बागड़ भी कहा जाने लगा बाद में, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? व्याघ्रवाट। क्योंकि यहाँ पे दरअसल देखिए जंगल का इलाका है, जंगल में काफी ज्यादा, शेर तो हमारे यहाँ नहीं है, शेर आप समझते होंगे लॉयन, ठीक है, लायन तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ लेपर्ड्स डेफिनेटली मिल जाते हैं इजीली। तो उन लेपर्ड्स को देख के ही लोगों ने यहाँ का नाम शेरों का स्थान कर दिया, जहाँ पे शेर पाए जाते हैं खूब सारे, इसलिए व्याघ्रवाट इसको कहा जाता है, ठीक है, व्याघ्रवाट, ठीक है। बागड़ भी कहते हैं इस इलाके को, वागड़ भी कहते हैं और व्याघ्रवाट भी कहते हैं। मैं बहुत ज्यादा एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ इन तीन नामों के ऊपर क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी मेरे पास आई, ग्लॉसरी है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान, ध्यान रखिएगा, कल हम लोगों ने बात की थी छप्पन की पहाड़ियों की जो थी बाड़मेर में, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं छप्पन के मैदान की। आप समझ सकते हैं ये मैदान है, मैदान मतलब प्लेन। प्लेन कहाँ पाई जाएंगी? हमें ईस्टर्न प्लेन्स के अंदर ही मिलेंगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ईस्टर्न प्लेन का मतलब ये हुआ, जो मैंने अभी तक आपसे बात की 1, 2 और 3 रीजन्स की, उन्हीं रीजन्स में से किसी एक रीजन में छप्पन का मैदान होगा, बाड़मेर में नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, मैं यहाँ पे एब्रीवेशन ही यूज कर रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से लिखिएगा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अगर मैं मैप के ऊपर बनाऊं तो मैप के ऊपर ये मेरा राजस्थान का साउदर्न टिप हो गया, यहाँ पे मेरा बांसवाड़ा है, यहाँ पे मेरा डूंगरपुर है और ये मेरा प्रतापगढ़ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों रीजन्स की, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये मेरा प्रतापगढ़ है, ये मेरा डूंगरपुर है, ये मेरा बांसवाड़ा है। आप लोग अगर मैप बना लेंगे खुद छोटा सा वहां पे, तो आप लोगों को बहुत आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच के रीजन को क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। दरअसल यहाँ पे 56 छोटे छोटे नदी और नाले हैं, जिनकी वजह से छोटे छोटे जो वहाँ पे गांव हैं वो काफी हरे भरे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको कहा गया है छप्पन का मैदान। नामकरण किसकी वजह से हुआ है? 56 छोटे नदी और नालों की वजह से, ठीक है। पूरा हरा इलाका है, छप्पन का मैदान कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। देखिए आपसे ये नहीं पूछने वाला कितने नदी नाले हैं, ये नहीं पूछने वाला आपसे, आपसे सीधा क्वेश्चन ये करेगा किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में है।
ठीक है, वो बहुत कंफ्यूज करता है इसके अंदर, क्योंकि वो इसके अंदर किसको इंक्लूड कर लेता है, डूंगरपुर को। 56 के मैदान में वो किसको इंक्लूड करता है, डूंगरपुर को। बताइए 56 का मैदान कहाँ पे, ऑप्शन दे देगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में, डूंगरपुर उदयपुर कर देगा, ऐसे करके वो काफी कंफ्यूज करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैप का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं ये पता होना जरूरी, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। और सेम चीज वागड़ के साथ करेगा, वो क्या करेगा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दे देगा वागड़ के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए, जबकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर है वागड़ के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। तीसरी ग्लॉसरी की मैं बात करता हूं, मेवल या मेवलिया, मेवल या मेवलिया। देखिए इंग्लिश के अंदर मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि देखिए नाम ही हिंदी के हैं। ठीक है, जब नाम ही हिंदी के होंगे आपको क्या करना है, केवल उसे इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखना है, बाकी नाम तो मेवल ही लिखने वाले हैं आप। ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिखने वाले हैं, इसका कुछ और नाम तो नहीं हो सकता और कुछ। ठीक है, तो इसको मेवल ही लिखेंगे आप लोग। उसे आप लोग अगर अभी आप नोट्स बना रहे हैं साथ ही साथ, तो आप लोग इस तरीके से लिखते चलें। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेके चलने का पूरा प्रयास करूंगा। केवल हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा, केवल इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊंगा, दोनों को जहां तक हो सकेगा साथ लूंगा। ठीक है, आप लोग लेकिन दोनों ही लैंग्वेजेस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करिए एक साथ, क्योंकि देखिए ये डिसाइडिंग फैक्टर है एग्जाम के अंदर। अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं की हिंदी और इंग्लिश के अंदर, तो आप लोग बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। दोबारा कह रहा हूँ आपको, पूरे 800 नंबर का जो मेंस होता है उसमें से 200 नंबर का पेपर केवल हिंदी और इंग्लिश का होता है, लैंग्वेज का। तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगी। अगर आप केवल इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिंदी, तो आप वहाँ पे लटक जाएंगे। और अगर आप पूर्णतः निपुण हैं हिंदी के अंदर, लेकिन आपको इंग्लिश का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पे आपको समस्या होने वाली है। ठीक है, तो मेरी बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, अदरवाइज आप लोग एग्जाम क्रैक करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेवल और मेवलिया दरअसल क्या है, दरअसल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में छोटी छोटी बिखरी हुई पहाड़ियां आती हैं। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में, दरअसल इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच की। यहाँ पे दरअसल छोटी छोटी बिखरी हुई पहाड़ियां हैं। ठीक है, नदियों की वजह से कट फट गई हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो उनका नामकरण क्या किया गया है, मेवल या मेवलिया। तो किस किस के बीच में लाई करता है, बांसवाड़ा एंड डूंगरपुरी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट्स में ही उलझाएगा आपको, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है मुझे पता है, लेकिन आप जब 10 बार पढ़ेंगे इस चीज को तो डेफिनेटली वो याद हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास देखिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट अ टीचर। टीचर लोगों का काम होता है वो ट्रिक्स बताते हैं आपको। ठीक है, उनका काम है, वो पढ़ाते हैं, वो उनका प्रोफेशन है। मेरा प्रोफेशन पढ़ाना नहीं है, मैं केवल यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए मुझसे आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स की उम्मीद मत करिए। मैंने खुद ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैंने कोई कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बनाई थी इनके लिए। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा इनको पढ़ा था बार बार, तो मुझे ऑटोमेटिकली वो मेमोराइज हो गया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप आइदर खुद से शॉर्ट ट्रिक बनाइए, या फिर आप मेरी तरह बार बार उसको पढ़िए, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ कहीं ना कहीं मेमोराइज हो जाएगी। ठीक है, आज के समय में इन चीज़ों को भूल चुका हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को। वो केवल एग्जाम तक के लिए ही मेमोराइज करें आप लोग, उतना ही ज़रूरी होता है। आगे का आपको पता है नहीं पता, वो कब आपको यूज़ होगा कोई इसका सेंस नहीं। ठीक है, तो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि भाई मुझे वो जिंदगी भर के लिए याद रहना चाहिए। पहले आप अपनी मेंटलिटी इस तरीके से क्लियर रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली ग्लॉसरी की मैं बात करता हूं, देवलिया। देवलिया, ठीक है, ये प्रतापगढ़ को रियासत काल में जो नाम दिया गया था वह नाम था देवलिया। प्रतापगढ़ का रियासत कालीन नाम
प्रतापगढ़ का रियासतकालीन नाम जो था वो क्या था, देवलिया। आप लोगों को पता होगा हमारे राजस्थान को 1947 के पहले रियासत ही माना जाता था। अलग अलग रियासतों में पूरा राजस्थान बिखरा हुआ था, जहाँ पे अलग अलग जो फैमिलीज थी वो रूल किया करती थी, जिनको रियासत कहा जाता था। ठीक है, तो रियासतों के समय ही चित्तौड़गढ़ का ही दरअसल पहले पार्ट हुआ करता था प्रतापगढ़। ठीक है, नाम से आप पता लगा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में वो गढ़ नहीं आता, तो ध्यान रखिएगा चित्तौड़गढ़ का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो जब रियासतकालीन नाम ही मतलब वही है, जो हिस्ट्री के अंदर इसको नाम दिया जाता था, जब प्रतापगढ़ का पार्ट हुआ करता था, तो भाई हम चित्तौड़गढ़ में किस पार्ट की बात कर रहे हैं, देवलिया की। देवलिया मतलब क्या, आज के समय का प्रतापगढ़, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगली मैं बात करता हूं। देवलिया के अलावा एक और इसका नाम है, लोकल नेम है, ज्योग्राफिकल नेम है, जो कि है कांठल। कांठल भी किसका नाम है, प्रतापगढ़ का ही नाम है, कोई रियासतकालीन नाम नहीं है। ठीक है, केवल इसकी ज्योग्राफी की वजह से यहाँ के लोगों ने इसका नाम रख दिया कांठल। ठीक है, ज्योग्राफिकल नेम है ये इसका। ठीक है, इसके बाद मैं एक और यहाँ पे आपको ग्लॉसरी समझाता हूँ, 5वां पॉइंट, खैराड़। खैराड़ की बात करते हैं। खैराड़ प्रदेश कौन सा प्रदेश है, समझिए। बिजोलिया, बिजौलिया और देवली के बीच में, बिजौलिया और देवली के बीच में एक उल्टे जहाज की आकृति में एक क्षेत्र है। उल्टे जहाज की आकृति मतलब होगा कुछ इस तरीके से, समझिए। जहाज उल्टा, अगर आप जहाज को उल्टा करते हो तो नीचे से बोट कुछ इस तरीके से नजर आती है। ठीक है, तो उल्टा जहाज आकृति होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से जो रिवर्स बहती हैं उनका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बिजोलिया और देवली, देवली टोंक में पड़ता है, इन दोनों एरियाज के बीच में उल्टी जहाज की आकृति में एक थोड़ी सी अपलैंड है, हाईलैंड है। उस हाईलैंड को ही क्या कहा जाता है, खैराड़ प्रदेश कहा जाता है, बिजौलिया और देवली के बीच में। ठीक है, एक सेकेंड आप रुकिए। बिजौलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ हमेशा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में, अभी आपको पता लगेगा क्यों कंफ्यूज होता हूँ मैं, आप भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिजौलिया भीलवाड़ा और देवली टोंक। ठीक है, अगर मैं राजस्थान में इनके मैपिंग की बात करूँ तो कहीं ना कहीं भीलवाड़ा नीचे की तरफ आता है, और भीलवाड़ा से हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं तो टोंक आता है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग मैप में, भीलवाड़ा नीचे है, टोंक ऊपर है, तो उन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से उल्टे जहाज की आकृति में यहाँ पे एक एरिया है जिसे कहा क्या जाता है, खैराड़ कहा जाता है। खैराड़ प्रदेश थोड़ी सी हाईलैंड है। ठीक है, आगे बात करते हैं खैराड़ के बाद, माल खैराड़। माल खैराड़। ठीक है, माल खैराड़ समझाने के पहले मैं आपको एक टर्म समझा देता हूँ। ये माल शब्द कहाँ से आया, खैराड़ तो ठीक है यहाँ से आ चुका है, लेकिन ये माल शब्द कहाँ से आया है, मैं जरा सी उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऊपर का मैं हटा रहा हूँ, समझिए थोड़ा सा। दरअसल एक बहुत ज्यादा फेमस हाईलैंड है, हाईलैंड कह लें आप, पठार कह लें। ठीक है, एक छोटा सा पठार है, बहुत ज्यादा फेमस है, इसका नाम है ऊपर माल। दरअसल ये माल शब्द यहीं से निकल के आया है, ऊपर माल से। ऊपर माल जो एक प्लेट्यू है, ये क्या है, अपने आप में एक प्लेट्यू है। हाईलैंड कह लें, प्लेट्यू कह लें, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है इनके अंदर। ठीक है, प्लेट्यू कह लें, पठार कह लें, एक छोटा सा पठार है ये। ये पठार दरअसल है कहाँ, वैसे मैं जब पठार पढ़ाऊंगा आपको तो पठार के अंदर भी ये आ जाएगा, लेकिन अब मैं यहीं कवर कर लेता हूँ, तो पठार के अंदर इसको दोबारा नहीं छेड़ने वाला मैं। ठीक है,
तो ऊपरमाल का जो पठार है दरअसल वो भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ और बिजौलिया, बिजौलिया भी थोड़ी देर पहले नाम आया है, ठीक है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ और बिजौलिया भीलवाड़ा, इन दोनों के बीच में जो प्लेट्यू रीजन है उसका नाम है ऊपरमाल पठार। ठीक है, दोबारा मैं कह रहा हूं, भैंसरोडगढ़ और बिजौलिया के बीच में जो पठारी इलाका है वो क्या कहलाता है, ऊपरमाल पठार। अब ऊपरमाल पठार इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऊपरमाल पठार ही वो रीजन है जहां पे इंडिया का अब तक का सबसे लंबा किसान आंदोलन ऑर्गेनाइज किया गया था हिस्ट्री में। दोबारा कह रहा हूं मैं, ऊपरमाल पठार वही रीजन है जहां पे इंडिया का, मॉडर्न इंडिया की जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और राजस्थान की भी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न, तब आपको पता लगेगा सबसे लंबा जो किसान आंदोलन नॉन वायलेंट था, मतलब अहिंसात्मक था, ठीक है, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, यही ऊपरमाल पठार पे ही वो ऑर्गेनाइज किया गया था 97 से 1897 से 1941 तक, 1897 से 1941 तक। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं तकरीबन 44 साल तक एक आंदोलन चले, ठीक है, किसान आंदोलन चले, वो कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो तकरीबन 40 से 45 साल के बीच ये आंदोलन चला था। आंदोलन क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले जो रियासत कालीन, मैंने आपको समझाया था, राजस्थान एक रियासत कालीन इलाका था पूरा, यहाँ रियासतों से अंग्रेज लोग काफ़ी सारा टैक्सेशन वगैरह वसूला करते थे, उनकी जो आर्मीज वगैरह होती थी उनको मेंटेन करने के लिए, तो उनको पैसे की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, और पैसा कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर से। तो किसानों के ऊपर ज़बरदस्त टैक्सेशन लगाए जाते थे, भले बरसात हो या ना हो, उन्हें अपने पैसे से मतलब हुआ करता था। तो किसानों को वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया करते थे, उसके लिए उनकी ज़मीनें कई बार हड़प लिया करते थे, ठीक है। तो उसी वजह से, उसी के विरोध में लोगों ने यहाँ पे बहुत लंबा एक किसान आंदोलन चलाया था, ठीक है, जो इतना लंबा चला था, इसलिए ऊपरमाल फेमस है। समझ आ गई बात। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया। अगर मैं मैप के अंदर बात करता हूँ, चित्तौड़गढ़ सबसे ज्यादा साउथ में है, ठीक है, उसके ऊपर आता है बिजौलिया, बिजौलिया का भीलवाड़ा आता है, और भीलवाड़ा के ऊपर आता है टोंक। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, चित्तौड़गढ़ सबसे नीचे, देन उसके ऊपर आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के ऊपर आता है टोंक। अभी मैंने आप लोगों को बात की ये भैंसरोडगढ़, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भैंसरोडगढ़, भीलवाड़ा का है बिजौलिया, बिजौलिया, और टोंक का क्या है मेरे पास, देवली, ठीक है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। मैंने अभी आपको बात की ऊपरमाल पठार जो है वो चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा तक है, यहां से यहां तक क्या है, ऊपरमाल पठार है। और मैंने अभी आपसे बात की थी खैराड़ पठार की, खैराड़ पठार बिजौलिया से लेके देवली के बीच में है, ये बिजौलिया से लेके मैंने देवली के बीच में है, क्या बनाया मैंने, खैराड़। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इन दोनों को कंबाइन करने का मतलब है, मैं भैंसरोडगढ़ से देवली तक की बात करूं, मतलब भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से देवली तक की बात करूं, तो उसको मैं नाम के दे दूंगा माल खैराड़। ऊपर माल से मैंने क्या लिया, माल, यहां से मैंने क्या लिया, खैराड़। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने कौन सा रीजन बना दिया, माल खैराट। तो आप इसको इसी तरीके से याद रखें जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये कौन कौन सा रीजन है, खैराड़ प्लस ऊपर माल का रीजन है, ध्यान रखिएगा, कौन सा, माल खैराड़, ठीक है। किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में आता है, चित्तौड़गढ़ से लेके देवली, चित्तौड़गढ़ से लेके टोंक के बीच में आता है, जिसमें बीच में भीलवाड़ा भी आता है, ठीक है। ये एक प्रकार की हाईलैंड है, जमीन से ऊंचा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं।
एक रीजन होता है जिसको इंग्लिश में ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हिंदी वाले भी इंग्लिश में ही लिखें, पीडमोंट क्षेत्र। पीडमोंट ये इंग्लिश का ही वर्ड होता है, पीडमोंट। इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसके लिए टेक्निकल वर्ड है, इस वजह से इसको हम ज्योग्राफी के अंदर इसको पीडमोंट ही लिखेंगे। ज्योग्राफी की टर्म है पीडमोंट। दरअसल क्या होता है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों पे से क्या होता है, पत्थर जो होते हैं वो लुढ़क लुढ़क के नीचे आना शुरू होते हैं, और आप समझ सकते हैं जो पत्थर लुढ़केंगे वो जनरली छोटे होते हैं साइज में, बड़े पत्थर इतनी आसानी से नहीं लुढ़कते। ठीक है, तो जो लूज पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो जल्दी लुढ़कते हैं, और लुढ़क लुढ़क के वो क्या करते हैं, नीचे जो पहाड़ का जो इलाका होता है यहाँ तलहटी में जमना शुरू कर देते हैं। इनके जमने के इलाके को, जो पत्थर जम के इस इलाके को बनाते हैं, नए क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ये क्या कहलाता है, पीडमोंट रीजन। ठीक है, पीडमोंट रीजन मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। तो ध्यान रखिए, ये एक टीले नुमा मैदानी भूभाग होता है, और किसके द्वारा निर्मित होता है, छोटे छोटे पत्थरों के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बोल देता हूँ, पहाड़ों के तली पर, ये तली बोलते हैं, फुट हिल बोलते हैं इस इलाके को, फुट हिल इंग्लिश के अंदर, फुट हिल। ठीक है, तो पहाड़ों की तली में या फुट हिल्स में छोटे छोटे पत्थरों द्वारा निर्मित उच्च टीलानुमा मैदानी क्षेत्र। ठीक है, उच्च टीलानुमा मैदानी क्षेत्र। हाईलैंड, ठीक है, एक प्रकार का हाईलैंड होता है, या कह लूं मैं हाई प्लेन होता है, हाई प्लेन होता है। किसकी वजह से फॉर्म हुआ, ये छोटे छोटे पत्थरों की वजह से, स्मॉल स्टोन्स की वजह से। स्मॉल स्टोन्स कहाँ से आए, पहाड़ के ऊपर से आए गिर के। ठीक है, तो छोटे छोटे पत्थर जब नीचे गिर के आते हैं तो यहाँ पे जो एरिया डेवलप होता है, उच्च टीलानुमा हाई प्लेन, थोड़ी सी जमीन से ऊपर उठ के, वो क्या कहलाती है, मेरी पीडमोंट रीजन कहलाती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, ये जो हमारे राजस्थान में पाया जाता है, राजसमंद में, देवगढ़ के आसपास, राजसमंद में देवगढ़ एक जगह है, देवगढ़ के जो आसपास का इलाका है वो दरअसल पीडमोंट क्षेत्रीय है, पीडमोंट रीजन ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पीडमोंट रीजन राजस्थान में कहाँ है, राजसमंद में है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ आप लोगों से अगले हमारे फिजियोग्राफिक रीजन की। यहीं तक था हमारा मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में और अगर कोई बात छूट गई होंगी तो मैं लास्ट में कवर करूँगा अभी थोड़ी देर बाद। अब अगला जो मेरे पास रीजन आया है, अगले रीजन का नाम है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। मैं आपको मैप में एक बार बता देता हूँ, ये अगर राजस्थान का मैप है, तो मैं अब जिस रीजन की बात करने जा रहा हूँ वो है ये वाला रीजन। ठीक है, मैं आपको पहली क्लास से बता चुका हूँ, राजस्थान को 4 फिजियोग्राफिक रीजन्स के अंदर बांटा गया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। पहला रीजन था ये, जो हमारे थे वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स, या मैं कहूँ पश्चिम का मरुस्थलीय क्षेत्र। दूसरा था हमारा मध्य का हमारी अरावली क्षेत्र था, हमारे मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र था। ठीक है, तीसरा मैंने अभी आपको पढ़ाया है, जस्ट कुछ समय पहले आपको मैंने पढ़ाया ईस्टर्न प्लेन्स, जो हमारे पूर्व का मैदानी क्षेत्र जो है। और अब मैं इस चौथे क्षेत्र की बात करने जा रहा हूँ, जो है हमारा, आप समझ सकते हैं डायरेक्शन को देख के, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी मतलब क्या होगा, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ठीक है, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ठीक है, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। आप समझ सकते हैं इसकी स्थिति को देख के कि ये जो है साउथ ईस्टर्न रीजन में पड़ता है, किसके, हमारे ईस्टर्न प्लेन्स के, ईस्टर्न प्लेन्स के साउथ ईस्ट में पड़ता है। और ये जो एमपी है, एमपी के साथ यहाँ पे पूरा का पूरा एमपी है। आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था राजस्थान का, यहाँ पे पूरा एमपी है। ठीक है, तो एमपी के साथ जो बाउंड्री बनाता है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और इधर किससे बाउंड्री बना रहा है, हमारे ईस्टर्न प्लेन के साथ।
तो बीच का जो रीजन है सारा का सारा क्या कहलाता है मेरा, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात। अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये देखिए इंपॉर्टेंट तो है इसमें कुछ चीजें, बट ये थोड़ा जल्दी कवर किया जा सकता है इसको। ठीक है, मैं इसके डिवीजन करने के पहले आपको थोड़ा सा इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में बताता हूँ। आप जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक राजस्थान के बाहर एमपी में, एमपी से भी आगे तक फैली हुई है। यहाँ पे दरअसल मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, विंध्याचल माउंटेन्स, ठीक है, या मैं कहूँ विंध्य पर्वत श्रृंखला, ठीक है, विंध्याचल माउंटेन रेंजेस यहाँ फैली हुई हैं। और विंध्याचल माउंटेन रेंजेस के नीचे यहाँ पे इंडिया के अंदर पेनिनसुलर प्लेट्यू है। भारतीय मुख्य भूमि के अंदर यहाँ पे मुझे दक्षिण का पठार मिलता है, पठारी रीजन है इंडिया के अंदर। अगर आप इंडिया का मैप समझते हो आसानी से, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, दरअसल पठार ही मिलता है, प्लेट्यू ही मिलता है। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे समझा सकता हूँ, आपको डिवीजन कर सकता हूँ आगे, अब आप समझिए। दरअसल क्या हुआ, जैसा मैंने आपको अरावली के बारे में भी बताया था, अरावली केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अरावली की कुछ चोटियां होती हैं जो इधर भी खिसक के आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बूंदी में भी हमें अरावली के ही थोड़े अवशेष मिल जाते हैं, आडा वाला, जैसे मैंने आपको बताया था। उसी तरीके से जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, उनकी जो क्या कहूँ मैं, जो उनकी लोकेशन होती है वो काफी आगे तक फैली होती है। जरूरी नहीं है केवल ये एमपी तक ही सीमित हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत जो श्रृंखला है, इसकी कुछ पहाड़ी क्षेत्र हमें राजस्थान में ही मिलते हैं। और राजस्थान में कहाँ मिलते हैं, हमें इस इलाके में ही मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने जिस तरीके से बना रहा हूँ उस तरीके को आप बहुत गौर से देखिए। ये जो इलाका है, यहाँ पे हमें विंध्य जो पर्वत हैं उनके अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, दरअसल वो अरावली के हिस्सा नहीं है। यहाँ पे जो मिलने वाली पहाड़ियाँ हैं वो किसका हिस्सा है, विंध्याचल का। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ का जो हमारा पठारी एरिया है, यहाँ पे हमें पूरा पठार मिलता है। पठार का मतलब क्या होता है, जरा आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये समुद्री तल है, समुद्री तल के बाद हमें क्या मिलती है, थोड़ा सा ऊपर उठ के यहाँ पे प्लेन्स मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठते प्लेन्स मिल जाती हैं, या तकरीबन बराबरी पे आपको प्लेन्स मिल जाएंगी। उसके बाद आते हैं हमारे पठार। पठार का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक बड़ा सा माउंटेन है, माउंटेन को काट दिया गया ऊपर से, तो फ्लैट लैंड आ जाती है ऊपर। ठीक है, समतल भूमि आ जाती है, पहाड़ ऊंचे उठे हुए क्षेत्र पे एक समतल भूमि आ जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पठार। पठार के बाद हमें छोटे छोटे हिल्स मिलते हैं, और हिल्स के बाद हमें काफी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जनरली एक किसी एरिया की टोपोग्राफी को समझाया जाता है। तो मैं वही वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, जरा समझिएगा। आगे दोबारा बना रहा हूँ इसे। तो मैं जो कह रहा था आपको, यहाँ पे विंध्याचल है, विंध्याचल के नीचे ही दरअसल यहाँ पे क्या आता है, मालवा प्लेट्यू आता है। मालवा प्लेट्यू दरअसल कुछ नहीं है, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया मैंने बनाया था उसी का एक छोटा प्लेट्यू है। जो पेनिनसुलर इंडिया मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, उसी का एक छोटा हिस्सा क्या है, मालवा प्लेट्यू। तो दरअसल विंध्य के पर्वत तो मुझे यहाँ मिल जाते हैं, विंध्याचल रेंज के, और बाकी का ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक, दरअसल ये कुछ नहीं है, ये मालवा प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। दोबारा कह रहा हूँ, बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो दक्षिण पठारी क्षेत्र जो है, उसके अंदर मुझे मुख्य रूप से दो चीजें मिलती हैं। एक तो जो जमीन है वो किससे संबंधित है, मालवा प्लेट्यू से। ठीक है, मालवा प्लेट्यू का एक्सटेंशन ही दरअसल यहाँ पे जमीनें बनाता है। और यहाँ पे जो मुझे पर्वत मिलते हैं, वो पर्वत किसका भूभाग है, किसका हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत का। ठीक है, तो उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन किए हैं। वो दो क्लासिफिकेशन कैसे हैं, ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिए। एक तो है विंध्यन बैडलैंड्स, ठीक है, और दूसरा है, इसे हम लोग हिंदी के अंदर विंध्यन कगार बोलते हैं, कगार, विंध्यन कगार। ठीक है, और दूसरा है दक्कन का लावा पठार।
मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे मैंने दो डिवीजन क्यों किए, क्योंकि मुझे पहाड़ियों के बारे में ये बताना था, और यहाँ पे जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र मतलब जमीन से ऊपर उठा हुआ, ठीक है, एक जो फ्लैट लैंड है, मेरे को उसकी बात भी करनी थी। तो दरअसल वो किसका हिस्सा है, हमारे दक्कन के पठार का ही हिस्सा है, और इसी को हम लोग कुछ किताबों के अंदर हाड़ौती का पठार भी लिख देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। हाड़ौती प्लेट्यू भी लिख देते हैं इसी रीजन को, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इस पूरे को हाड़ौती पठार नहीं बोलते, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन को पूरे को हाड़ौती पठार नहीं बोलते, इस पूरे रीजन को हाड़ौती पठार नहीं बोलते, केवल इस रीजन को बोलते हैं हाड़ौती का पठार। इसको मैं कैसे पठार में कंसिडर कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं होगा, आप लोग समझ सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। विंध्यन बैडलैंड्स को मैं पठार नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो एक प्रकार की पहाड़ियां हैं, ठीक है, पहाड़ियों के अवशेष ही हैं एक प्रकार के, ठीक है, तो इनको मैं पठार में कंसिडर नहीं करूंगा, इस रीजन को मैं पठार में कंसिडर करूंगा, ठीक है, समझ आ चुकी होगी मुझे मेरे ख्याल से। अब मैं बात करता हूँ पहले इसके बारे में, इस पठार के बारे में, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे स्थित है, और इसमें कौन कौन से हमें टोपोग्राफी मिल जाती है, कौन सी रिवर बहती है, उनकी मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैं बात करूंगा विंध्यन बैडलैंड्स की, ठीक है, चलिए। मैं यहाँ पे जो हेडिंग लिख रहा हूँ वो सीधा लिख रहा हूँ हाड़ौती का पठार, आप कंफ्यूज ना हो अब, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, दक्कन का लावा पठार कहूँ या हाड़ौती का पठार कहूँ, बात एक ही है। अच्छा, ये लावा शब्द कहाँ से आया, ये लावा शब्द यहाँ पे लिखना क्यों जरूरी है, तो उसके बारे में मैं समझा देता हूँ। दरअसल जो हमारा जो पूरा दक्कन का जो पठार है, नीचे ये पेनिनसुलर इंडिया का जो पूरा का पूरा रीजन है, दरअसल इसका जो फॉर्मेशन है वो मैग्मा से हुआ है, मैंने आपको शायद मैग्मा और लावा के बारे में बताया था, ठीक है। तो क्या हुआ, जब यहाँ से धीरे धीरे जमीन से निकलने लगा मैग्मा, तो मैग्मा क्या बना, लावा बना, मैंने आपको बताया था जमीन के अंदर उसे मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा जब बाहर आता है तो वो लावा कहलाता है, ठीक है। तो लावा जब बाहर आया तो जमीन के ऊपर जम गया, ठीक है, जमीन के ऊपर जम गया, जरूरी नहीं है कि किसी माउंटेन से ही बाहर आए, वो जमीन के अंदर जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं उनसे ही बाहर आ सकता है मैग्मा, वो जमीन के ऊपर आके जम गया, और कई करोड़ों वर्षों से उसका धीरे धीरे इरोजन होता गया, और उसने क्या किया, एक फ्लैटलैंड बना दी जो जमीन से थोड़ी सी ऊपर थी, आप समझ सकते हैं, कोई चीज नीचे से आके ऊपर जमेगी तो जमीन से थोड़ी ऊपर हो जाएगी, इसी वजह से यहाँ पे हमें प्लेट्यू मिलता है, ठीक है। और ये प्लेट्यू हमारा तो यहाँ का जो है दरअसल मालवा प्लेट्यू का हिस्सा है, मालवा प्लेट्यू के अंदर जो हमें दरअसल यहाँ पे सॉइल मिलती है वो सॉइल है ब्लैक इन नेचर, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है कॉटन की खेती के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हाड़ौती के पठार के अंदर जो हमें सॉइल मिलने वाली है वो ब्लैक मिलने वाली है, और यहाँ पे दरअसल सबसे ज्यादा खेती किसकी हो सकती है आसानी से, कॉटन की हो सकती है, कॉटन के अलावा यहाँ पे आपको सोयाबीन भी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको सोयाबीन मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे लहसुन मिल जाएगा, ठीक है, गार्लिक मिल जाएगा, यहाँ पे लहसुन की खेती हो जाती है आसानी से इस रीजन के अंदर, हाड़ौती के पठार के अंदर, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स कवर होती हैं हाड़ौती के पठार में, तो मैं उनकी बात कर लेता हूँ, आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, आप लोग मैप में देख लीजिएगा, मेरा मैप बहुत छोटा है, इसमें समझाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, यहाँ मैं इतने समझा सकता हूँ, ठीक है। आप लोग मैप अपना पास रखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ पॉलिटिकल मैप ऑफ राजस्थान नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत फिजियोग्राफिक रीजन्स आपको समझा रखे हों, तब तक आप लोग इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, चार रीजन्स किसके अंतर्गत आते हैं, हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं सॉइल के बारे में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे कौन सी क्रॉप्स उगती हैं मैं उसके बारे में बता चुका हूँ। अगर मुझे यहाँ पे ढलान की बात करनी हो, ढलान मतलब स्लोप की बात करनी हो, तो बेस्ट है उसके लिए आप एक नदी देख लें, जो नदी यहाँ से बहती हो, और जो नदी यहाँ से बहती है वो बहुत ज़्यादा फेमस नदी है, यहाँ से बहने वाली जो नदी है वो बहुत ज़्यादा फेमस नदी है, जो कुछ इस तरीके से आती है और यहाँ एंटर होती है और इस तरीके से निकल जाती है, ठीक है, कौन सी नदी है, चंबल है। आप समझ रहे होंगे मैंने चंबल को ईस्टर्न प्लेन्स में क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि चंबल जो बहती है वो इस रीजन से बहती है, तो कोई सेंस नहीं था वहाँ पढ़ाने का, ठीक है। तो चंबल यहाँ से बहती है, और चंबल का आप डायरेक्शन देख सकते हैं, साउथ वेस्ट से
साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ की जो ढलान है वो दक्षिण पश्चिम या दक्षिण से उत्तर या उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ मानी गई है। दक्षिण से उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ मानी गई है, दक्षिण से उत्तर या उत्तर पूर्व की तरफ मानी गई है। साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ मानी गई है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लें, स्लोप यहाँ की इस प्रकार की है, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे रीजन के अंदर जो मुझे पहाड़ियाँ मिलती हैं, देखिए ध्यान रखिए, रीजन पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ जो मुझे पहाड़ियाँ मिलती हैं, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ पहाड़ियाँ और पर्वत श्रृंखलाओं में डिफरेंस होता है, ठीक है। पहाड़ियाँ मिलके एक पर्वत श्रृंखला बनाती हैं, ठीक है। तो पहाड़ियाँ जो मुझे यहाँ पे मिलती हैं वो दरअसल यहाँ पे मुझे दो पहाड़ियाँ मिलती हैं बड़ी। आडा वाला मैं आपको बता चुका हूँ, आडा वाला कहाँ पड़ती हैं, क्योंकि देखिए बूंदी इस रीजन के अंदर पड़ता है, इस वजह से मुझे आडा वाला पहाड़ियाँ यहाँ बताना पड़ रहा है। आडा वाला पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, बूंदी में है। किसका हिस्सा है, अरावली का हिस्सा है, ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ आडा वाला भी हैं और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ भी हैं। मुकुंदवाड़ा भी कहा जाता है, मुकुंदरा नहीं मुकुंदवाड़ा भी कहा जाता है, तो मुकुंदरा भी लिख सकते हैं, मुकुंदवाड़ा, कुछ भी लिखा मिल जाए, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आप लोग ये ना सोचें कि हमें तो मुकुंदरा ही पढ़ा था, हमने मुकुंदवाड़ा तो सुना ही पहली बार है। तो मुकुंदरा मिल जाए या मुकुंदवाड़ा मिल जाए, बात एक ही है। और मैं आपको बता चुका था कल ही कि जो मुकुंदवाड़ा जो पहाड़ियाँ हैं दरअसल ये किसका हिस्सा है, विंध्य पर्वत का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कोटा झालावाड़, कोटा प्लस झालावाड़ प्लस चित्तौड़ के अंदर थोड़ा सा हिस्सा इसका पड़ता है, बहुत मामूली सा, ठीक है। तो कोटा प्लस झालावाड़ ऑप्शन आए तो उससे ज़्यादा पहले आप टिक कीजिएगा, ठीक है। चित्तौड़ अगर नहीं भी आया तो परेशान ना होइएगा, ठीक है। तो कोटा झालावाड़ चित्तौड़, इसके अंदर हमें क्या मिलती हैं, मुकुंदवाड़ा मिलती हैं, ठीक है। पहाड़ियाँ यहाँ पे इस रीजन के अंदर जो मैं बता रहा हूँ हाड़ौती के पठार में पहाड़ियाँ कौन कौन सी मिलती हैं, ये मिलती हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी कवर होती हैं, ये वाली कवर होती हैं। सॉइल कौन सी है, ये मैं बता चुका हूँ। स्लोप कैसी है यहाँ की, स्लोप के बारे में बात कर चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे और क्या क्या मिल जाता है, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। इसके अलावा मुझे यहाँ पे हाईलैंड्स मिल जाती हैं, उच्च भूमि मिल जाती है, कुछ जमीन से थोड़ी ऊपर उठी हुई भूमि को उच्च भूमि कहते हैं या हाईलैंड्स कहते हैं, ठीक है। तकरीबन तकरीबन पठार जैसी ही होती हैं, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। थोड़ी पहाड़ी नुमा कह सकते हो आप। देखिए जैसे ये तो हो गया पठार और ये थोड़ा सा इस तरीके से यूँ घुमा हुआ होती हैं हाईलैंड्स, ये बस बेसिक डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हाईलैंड्स को मैं इस तरह का मान सकता हूँ और ये मेरे हो गए पठार। हाईलैंड्स के बाद इस तरीके से माउंटेन्स होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि माउंटेन्स और जो प्लेट्यू होते हैं, प्लेट्यू मतलब पठार के बीच का जो ट्रांजिशनल फेज होता है वो दरअसल हाईलैंड्स होती है। इनको कई बार तो हम लोग माउंटेन्स में गिन लेते हैं, कई बार हम लोग उनको प्लेट्यू के अंदर गिन लेते हैं, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे हाईलैंड्स की, तो हाईलैंड्स यहाँ पे दरअसल कुछ हाईलैंड्स हमें मिलते हैं यहाँ पे। शाहबाद रामगढ़ के हाईलैंड्स हैं जो 12 में हैं। कुछ किताबों में इनको पहाड़ियाँ कहा गया है, तो आप समझ सकते हैं पहाड़ियाँ क्यों कहा गया होगा, क्योंकि वो ट्रांजिशनल होती हैं पहाड़ी और पठार के बीच में। तो कुछ किताबों में इनको पहाड़ियाँ लिख देते हैं। शाहबाद रामगढ़ की उच्च भूमि है या हाईलैंड्स हैं। इसके अलावा ये कहाँ पड़ती हैं, शाहबाद रामगढ़ 12 में, ठीक है। कहाँ पड़ते हैं, शाहबाद रामगढ़ 12 में, ठीक है। इसके अलावा 12 की स्पेलिंग ढंग से लिखिएगा, ठीक है। चंद्र बिंदु कहाँ लगता है वो देख लीजिएगा, ढंग से र के ऊपर लगता है, ठीक है। इसके अलावा हमें मिलते हैं डग गंगधार की, डग गंगधार, गंगाधर नहीं है, गंगधार बोला है मैंने, ठीक है। डग गंगधार की हमें उच्च भूमि मिलती है जो कि पड़ती है झालावाड़ में, ठीक है। तो हाईलैंड्स हमारे पास दो हैं इस रीजन में, हाड़ौती पठार में, एक तो 12 में है, एक झालावाड़ में है। वो कौन कौन सी है मैं उनके नाम लिख चुका हूँ, ठीक है।
आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमें पठार भी मिलता है, हाईलैंड्स के अलावा हमें पठार भी मिलता है। खत्म हो गया फिर, ठीक है, पॉज कर दो, पॉज।